सभी को मेरा नमस्कार। मैं जया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। ज्ञानदूत प्रोग्राम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की जो विषम परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर जो ज्ञानदूत प्रोग्राम का फर्स्ट फेज था, प्रथम चरण था, वो सक्सेसफुली हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का विद्यार्थियों के हित में प्रारंभ किए गए ज्ञानदूत कार्यक्रम के इस द्वितीय चरण के अंतर्गत आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, उन विचारकों में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कार्ल मार्क्स का। जी हाँ, कार्ल मार्क्स हमारे सामने एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा जो उनके हम लोग चाहे प्रशंसक भी उनके हम लोग कह सकते हैं या हम लोग उनके आलोचक भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि कार्ल मार्क्स हमारे सामने एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जिनके विचारों में हमें इतनी ओजस्विता, हमें इतना एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि पूरा विश्व उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पूंजीपति, एक वो जिनके पास में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, उनका अपना खुद का साम्राज्य है, और दूसरा आपके वो गरीब देश या हमारा वो गरीब एक तबका हमारे पास में आ जाता है, मजदूर वर्ग, जो आपके दो वक्त की रोटी भी जिसको नसीब नहीं होती है। तो उन्हीं कार्ल मार्क्स का आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करूंगी वर्ग संघर्ष की, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल जब हम लोग इस नाम की बात करते हैं तब हमें बहुत काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है। या क्लास स्ट्रगल मतलब कि वर्ग के मध्य संघर्ष। तो ये वर्ग कौन से हैं, कहाँ से ये वर्ग आए हैं और किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से इन्होंने विकास किया है। इसके साथ ही हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि क्या कभी एक ऐसा समय आएगा जबकि ये वर्ग समाप्त हो जाएंगे और इन वर्गों के मध्य हो रहा संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। जब हम लोग वर्ग को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग वर्ग को परिभाषित करते हैं, तो वर्ग मतलब व्यक्तियों का समूह। लेकिन कैसे व्यक्तियों का समूह? उन व्यक्तियों का समूह जिन व्यक्तियों के हित, इंटरेस्ट एक जैसे हैं। तो जो समान इंटरेस्ट के जो व्यक्ति होते हैं, समान हित वाले व्यक्ति होते हैं, वो मिलकर अपना जब समूह बना लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग। जब हम लोग वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तब मैं कार्ल मार्क्स की एक और उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो कॉन्सेप्ट है, जो उन लोगों ने हमें दी है, उसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। वह है उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसके साथ ही जुड़ी हुई है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। द्वंद्ववाद हम लोग जानते हैं कि द्वंद्ववाद का मतलब होता है कि आज तक हम लोगों ने जितना विकास किया है और आगे हम लोग जितना विकास करेंगे वो आपका एक बिल्कुल एक आपके सीधी रेखा से कभी भी नहीं होता है, हमेशा वो जिगजैग आपके चलता है। तो इसी तरीके से हम लोग का विकास हुआ है और आगे भी हम लोग विकास करेंगे, ऐसा मार्क्स का मानना है। ठीक है, इसके साथ ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या आ जाती है। जब हम लोग इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं तब हम लोगों को ये पता रहता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का मतलब है कि जहां पर हम लोगों ने हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तनों को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या काफी अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग ना केवल राजनीति की विवेचना करते हैं वर्ण, इसके साथ में हम लोग राजनीति और अर्थव्यवस्था का, या इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था, हम लोग तीनों का एक कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य ने प्रारंभ से लेकर 6 चरणों में गुजरकर हमारा जो वर्तमान स्वरूप है हम लोगों ने इसे प्राप्त किया है, और इसके साथ ही इसमें हमें भविष्य की हमारी जो रूपरेखा है या भविष्य में क्या होने जा रहा है, मार्क्स के अनुसार हमें उसकी भविष्यवाणी भी देखने को मिलती है।
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारे समाज में, राजनीति में परिवर्तन लाता है। तो आर्थिक तत्व किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यह हमें देखने को मिलता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या में। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में यदि हम लोग उसको वर्ग संघर्ष से जोड़ते हैं तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि इतिहास में एक समय आपके ऐसा रहा है जबकि हमारे पास में वर्ग अस्तित्व में नहीं थे। कुछ विचारक इसे काल्पनिक कह सकते हैं, हम लोग इसकी तथ्यात्मकता में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग केवल बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के विचारों की, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग संघर्ष। और वर्ग संघर्ष के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ताकि हम लोग जान सकें कि जिन वर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं आखिरकार उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम मतलब प्रीमिटिव, मतलब जो बिल्कुल आपके एक प्राचीन समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जबकि मानव इतिहास आपके शुरू ही हुआ था, जहां से हम लोग उत्पत्ति का स्वरूप मानते हैं। और इसके साथ में ही आ जाता है साम्यवादी। साम्यवादी मतलब समानता। जब हम लोग खुद कह रहे हैं समानता की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है यह आपका एक ऐसा समय था जबकि सभी लोग समान थे और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। यहाँ पे हम लोग हित की बात करेंगे तो हित में भी आपका आ जाता है, क्योंकि सभी के हित एक जैसे थे, इसलिए कहीं पर भी आपके वर्ग की बात नहीं आती है। जैसा कि हम लोगों ने बात की है, ऐतिहासिक भौतिकवाद 6 चरणों में बटा हुआ एक सिद्धांत है। प्रथम जिसका सिद्धांत है आदिम साम्यवादी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमें कोई भी वर्ग नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आगे चलकर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अर्थव्यवस्था बदलती है, हमारा जीवन, हमारा नजरिया, हमारा दर्शन, हमारी राजनीति, हमारी नैतिकता और हमारे जितने भी हमारे आसपास का वातावरण या जितने हमारे मूल्य हैं वो सब बदल जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था आपके आधार के रूप में काम करती है, जिसके ऊपर हमारी पूरी व्यवस्था की आधारशिला टिकी हुई है। जैसे ही ये अर्थव्यवस्था बदल जाएगी वैसे ही हमारी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था इसके आधार के रूप में कार्य करती है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद में जो नेक्स्ट आपके चरण आता है, जिसके अंतर्गत अब लोगों की जो आर्थिक जरूरतें हैं, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो आपकी बदल जाती है। मनुष्य है वो कृषि है, पशुपालन है, ये सब करने लगता है। कृषि पशुपालन करना मतलब अब आपकी खुद की जमीन हो जाती है, खुद के आपके जो पशु होते हैं या चरागाह भूमि होती है ये हो जाते हैं। तो अब इस लेवल पर हमारा जो समाज है ये 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से 2 वर्ग? पहला वर्ग आपके पास में वो आता है जिस वर्ग के पास में एग्रीकल्चरल आपके लैंड है, कृषि भूमि है, चरागाह भूमि है, काफी ज्यादा आपके पास में पशु हैं और इस तरीके की आपके पास में एक अपनी जमीन जायदाद है। दूसरा आपके कौन सा वर्ग बन जाता है? दूसरा आपके वो वर्ग बन जाता है जिसके पास में ये सब नहीं है। तो यहाँ से हमारे वर्गों की उत्पत्ति होती है। एक वर्ग वो जिसके पास में सब कुछ है, एक वर्ग कौन सा है? जिसके पास में कुछ भी नहीं है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मार्क्स के विचारों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कार्ल मार्क्स का अध्ययन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि कार्ल मार्क्स हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिनके सिर्फ विचारों ने ही, जिनके इतने प्रभावशाली विचारों ने ही पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया है। एक आ गया है आपका शोषक वर्ग, दूसरा आ गया है शोषित वर्ग। यहाँ हम लोग खत्म करते हैं अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक है वर्ग संघर्ष। ऐतिहासिक भौतिकवाद हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई है। 2 वर्ग आपके पास में हो गए हैं। एक आपके पास में हो गया है जिसके पास में सब कुछ है, एक आपके पास में वो वर्ग हो गया है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। जिसके पास में सब कुछ है उसे मार्क्स शोषक वर्ग कहते हैं, जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसे मार्क्स शोषित वर्ग कहते हैं। नाम कोई भी युग रहा हो, इनके नाम हमारे पास में कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास का यह तथ्य है मार्क्स के अनुसार कि वर्ग व्यवस्था यदि आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ दी जाए तो इतिहास में हमेशा से ही रही है। कुछ व्यक्तियों के हित एक जैसे होते हैं, वो अपना एक वर्ग बना लेते हैं। दूसरे व्यक्तियों के हित अपने जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो अपना वर्ग बना लेते हैं। अमीर वर्ग के हित एक जैसे होते हैं तो उन्होंने अपना वर्ग बना लिया, जिसे हम लोग बाद में चलकर क्या कहने लगे? पूंजीपति वर्ग। अमीर वर्ग है जिसके पास में पैसा है, धन संपत्ति है, जमीन जायदाद है,
उन लोगों के हित एक जैसे थे, इसलिए उन्होंने अपना मिलकर एक समूह बना लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग। और दूसरा आपका कौन सा आ गया, जिसके पास में आपके ना जमीन है, ना आपके पास में जायदाद है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग तो ये कहेंगे कि उनके पास में 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है। ऐसे गरीब वर्ग ने भी अपना वर्ग बना लिया है, जो अपने आप ही आपके अस्तित्व में आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शोषित वर्ग। तो वर्ग हमारे पास में हो गए हैं। अब हमें केवल फोकस करना है संघर्ष पर। तो 2 वर्ग हो गए हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, या शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इन दोनों के हितों में आपके हमेशा से ही टकराव रहा है। कैसे टकराव रहा है कि जो आपके पूंजीपति या अमीर वर्ग है, वो क्या चाहता है, वो आपके ये चाहते हैं कि उससे कंटिन्यू आपके किसी न किसी तरीके से हमें लाभ प्राप्त होता रहे। ये पूंजीपति वर्ग है, ये क्या है, आपके श्रमिक वर्ग। शोषक वर्ग और किया आ गया शोषित वर्ग। अब ये पूंजीपति वर्ग है, इसका इंटरेस्ट किस चीज में है कि इसको कंटिन्यू कहीं ना कहीं लाभ होता रहे, मुनाफा होता रहे, इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो आपके किसी भी तरीके से साउंड रहे, हर जगह पर इनका प्रभाव रहे। तो इस तरीके की इनकी विचारधारा होती है। ये जो आपके शोषित वर्ग है, इसके पास में तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। ये केवल इतना चाहता है कि इसे, अगर ये मेहनत मजूरी करके भी अपनी रोटी कमाते हैं, तो इसे 2 वर्ग की आपके जो रोटी है वो प्राप्त होती रहे और इसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। हितों में टकराव हो गया, 2 आपके पास में वर्ग हो गए, इसके हित अलग है, इसके हित अलग है, और इन दोनों के हित क्या है, वो आपस में टकराते। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष। दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, क्योंकि दोनों के हितों में आपके साम्यता नहीं है। इसके हित अलग हैं, इसके हित अलग हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए हमारी सोसाइटी में हम लोग कोई भी रिच पर्सन देखते हैं। रिच पर्सन तो आपके, हम लोग ये मान सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो आपके हमेशा ये चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रिच होता रहे। आप रिच कैसे होंगे? कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है या जो अमीर वर्ग है, वो आपके श्रमिक वर्ग का इतना ज्यादा शोषण करता है, कंटिन्यू शोषण करता है, जिससे कि उसके पास में निरंतर उसकी अर्थव्यवस्था साउंड बनी रहे। तो दोनों के हितों में क्योंकि टकराव है, इसलिए दोनों आपस में संघर्ष करते हैं। पूंजीपति वर्ग है वो आपके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए वो जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण करते हैं। श्रमिक वर्ग है उसके पास में तो पहले से ही कोई भी जीविका के साधन नहीं होते हैं, उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, कुछ भी उसके पास में इस तरीके की पावर नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, वो इसके शोषण के शिकार होते हैं। तो ये शोषक वर्ग, ये शोषित वर्ग। शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग श्रमिक वर्ग। ये जो पूंजीपति वर्ग है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इसको कम से कम आपके तनख्वाह देना चाहता है, कम से कम इसको जो आपके रोजी रोटी है वो आपके देना चाहता है, और इसके आपके जो इसके हित हैं वो इससे अलग हैं। तो दोनों में आपस में टकराव होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली है वर्ग संघर्ष की। 2 वर्ग होना, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग होना, दोनों के हितों में टकराव होना, और यही है आपका वर्ग संघर्ष। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नतीजों की। इसके नतीजों के रूप में कार्ल मार्क्स का यह मानना है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि जब पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग आपस में संघर्ष करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जबकि ये श्रमिक वर्ग है ये पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देगा। क्रांति में हम लोग किसी भी प्रकार की अहिंसक क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स और गांधी जी हैं, यहाँ पे इन दोनों की जो ओपिनियन है, इन दोनों में आपके डिफरेंसेस आ जाता है। कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों में आपकी समानता यह है कि दोनों ही पीड़ित पर जो वर्ग है, पीड़ित पक्ष है, उसकी बात करते हैं, दोनों ही मानवता की बात करते हैं, और दोनों ही एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां पर कोई भी किसी का भी शोषण ना करे, सभी समानता से और सभी आपस में प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्वक रहें। ये क्या है, कार्ल मार्क्स और गांधी जी में समानता। लेकिन जब हम लोग वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तब हमें ये समानता नहीं दिखाई देती है। कारण क्या है कि गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों का उद्देश्य एक है, मानवता की स्थापना, समानता की स्थापना, किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण ना रहे। अंतर कहाँ है? अंतर है साधनों में, अंतर है पद्धति में, अंतर है आपका जो आपने मेथड आपने अपनाई है उस एम को प्राप्त करने के लिए। वहां पर आपकी बेसिक दोनों की जो
आइडियोलॉजीज हैं वहाँ पे वी कैन सी द डिफरेंशिएट, हम लोग इस डिफरेंस को हम लोग देख सकते हैं दोनों के विचारों में, कि गांधी जी बात करते हैं सारे ही आपके अहिंसक साधनों से, कि जो नई व्यवस्था हमें स्थापित करनी है वो हमें अहिंसक साधनों से करनी है। किसी भी प्रकार की हिंसा का गांधी जी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स हैं वो आपके वायलेंस को आपके सपोर्ट करते हैं, हिंसा को सपोर्ट करते हैं, बल प्रयोग को सपोर्ट करते हैं, क्रांति को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका सोल एम ये है कि हम एक नई व्यवस्था लाएंगे जहाँ पर ये जो शोषित वर्ग है या श्रमिक वर्ग है इसका किसी भी प्रकार का शोषण ना रहे। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जब पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और वो आपके कंटिन्यू उसके शोषण के शिकार होते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि ये शोषण उनके जो आपके सहनशीलता है उससे उससे बाहर हो जाएगा। पहली बात ये नेचुरल कि जब आप एक हद तक उसका शोषण करेंगे तो वैसे भी उसकी सहनशीलता से बाहर हो जाएगा। और दूसरा, ये जो कार्ल मार्क्स है वो मजदूरों को उन्होंने प्रेरित भी किया है। हम लोग देख सकते हैं उनका काफी ज्यादा बेस्ट जो एक कोटेशन या जो स्लोगन है वो है आपका, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो एक ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का ये मानना है कि जो मजदूर वर्ग है अगर उसे वर्ग संघर्ष में वो विश्वास रखते हैं, उन्हें संघर्ष ही करना है, क्रांति ही करनी है, तो हम लोगों को उनमें क्या उत्पन्न करनी है, चेतना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको मोटिवेट करें, हम लोग उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब कभी भी विश्व के मजदूर एक हो जाएंगे, क्योंकि मजदूरों के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। आप ये देखिए, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं कार्ल मार्क्स की, जो मजदूर वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि अब उन्हें जो पूंजीपति वर्ग है उसका शोषण और नहीं सहना है, उन्हें अब उठ खड़ा होना है और उन्हें एक व्यापक क्रांति उन्हें करनी है जहां पर उन्हें उनके अधिकार मिल सके और जो पूंजीपति वर्ग है वो उनका और शोषण ना करे। तो कौन कौन से दो स्लोगन हैं? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और इसके साथ में दूसरा आ जाता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व के मजदूरों की एकता के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, उसको प्रेरित किया है। अब उनका ये मानना है कि जब विश्व के मजदूर एक होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा मतलब अभी हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जबकि पूंजीपति वर्ग है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है, इस क्रांति का परिणाम यह निकलेगा कि जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देगा और उसके बाद में पुनः एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसे हम लोग साम्यवादी व्यवस्था कहेंगे, क्योंकि सभी वापस समान होंगे, सभी वापस एक समानता की स्थिति में आ जाएंगे, पूंजीपति वर्ग नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे वर्ग विहीन समाज कहते हैं। तो हम लोग इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा होगा या वास्तव में ऐसा नहीं होगा। मे बी कि कार्ल मार्क्स ने जो भविष्य के लिए जो उनकी प्रिडिक्शन है वो आपके नहीं सही, वो सही नहीं भी आपके सिद्ध हो, लेकिन कार्ल मार्क्स को इस बात का श्रेय जरूर दिया जा सकता है कि उन लोगों ने हमारे सामने कार्ल मार्क्स और जो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी रचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ जाता है, दास कैपिटल आ जाता है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसे कि जो मार्क्सवादी हैं उनकी बाइबल कहा जाता है। तो इस तरीके के उन्होंने अपने सिद्धांत उसमें दिए हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी पढ़ा है, जिसके अंदर वो वन बाय वन इस बात की बात करते हैं कि किस तरीके से इतिहास में आज तक परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से आगे भी परिवर्तन होगा। तो वर्ग संघर्ष मतलब दो वर्गों के बीच का संघर्ष। ये वर्ग कौन कौन से हैं? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये दो वर्ग क्यों बनते हैं? क्योंकि इन दोनों के हित आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि इनके हित आपस में टकराते हैं। पूंजीपति होता है, उसका सोल एम यह होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। इसके लिए वो जो शोषित वर्ग है उसका अधिक से अधिक शोषण करता है। शोषक वर्ग, जो आपके शोषित वर्ग है, वो इससे बचना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो आपके
एक सीमा तक तो वो उसके शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास में तो वैसे भी उत्पादन के साधन या इस तरीके की आपकी वस्तुएं नहीं उनके पास में होती हैं। लेकिन जब उसकी सीमा के बाहर हो जाता है तो सारे विश्व के मजदूर मिलकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। इस क्रांति का परिणाम क्या होता है कि हमारे पास में एक ऐसी व्यवस्था आती है जिसके अंतर्गत श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देता है, और हमारे पास में एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। लेकिन इस वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना से पहले भी हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा वर्ग आपका शोषित वर्ग है। अधिनायकवाद मतलब यह आपकी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंतर्गत जो श्रमिक वर्ग है उसने पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर दी है। तो अब जितने उत्पादन के साधन हैं, जितने इस प्रकार के सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सब के ऊपर सर्वहारा वर्ग है वो अपना अधिकार कर लेता है। और इस समय का उपयोग वो क्या करता है, वो अपने आप को और ज़्यादा अपने जो वर्ग विहीन समाज की दिशा में, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की दिशा में हम लोग इसको एक कदम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स है, उन्होंने हमें एक ऐसी अवधारणा दी है जिसके अंतर्गत हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से इतिहास में हमेशा से एक वर्ग आपके शोषक वर्ग रहा है जिसने हमेशा शोषित वर्ग का शोषण ही किया है। और जो शोषक वर्ग है वो क्योंकि उत्पादन के साधन उसके पास में होते हैं, तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी जो आर्थिक जो उनकी उसकी आर्थिक जो परिस्थिति आर्थिक स्थिति होती है वो आपकी इतनी ज़्यादा साउंड होती है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से ही, चाहे हम लोग दास व्यवस्था की बात करें, चाहे हम लोग आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसके बाद की परिस्थिति की बात करें, या सामंती अवस्था की हम लोग बात कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब से ये दोनों वर्ग बने हैं तब से हमेशा एक वर्ग के पास में उत्पादन के साधन रहे हैं और एक वर्ग के पास में नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ग संघर्ष है, ये मार्क्स का ये मानना है कि अगर आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो ये कंटिन्यू चलता आया है, लेकिन भविष्य में ये नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जबकि मजदूर वर्ग है वो क्रांति कर देगा पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध, और इस प्रकार की क्रांति होगी जिसके अंतर्गत वो उसको समाप्त कर देगा और एक वर्ग विहीन साम्राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। जब ये जहाँ पर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के जो हिंसा है या इस तरीके का आप कहो जो परिस्थिति है नहीं होगी, सभी में समानता होगी, एक जिसे हम लोग साम्यवादी व्यवस्था कह सकते हैं वो आएगी। हम लोग बात कर लेते हैं एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन की कि क्या वास्तव में वर्तमान में हमें ऐसा कुछ सिचुएशन हमें दिखाई देती है या नहीं। अगर हम लोग इसी बात करें तो हम लोग ये पाते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी